वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग ने बात की थी कि आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन। काफी बच्चों का मैसेजेस आ रहा था कि मैम रैशनलाइजेशन पढ़ा दीजिए। मैंने आप लोग को इसका कुछ टॉपिक जो है क्लास में डिस्कस किया है, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग इसको फिर डिटेल में भी कर लेते हैं, ठीक है। कि रैशनलाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है कि इसका मतलब होता है विवेकीकरण, है ना। क्या मतलब होता है? विवेकीकरण, यानी किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले रैशनल तरीके से सोचना, ठीक है। रैशनल तरीके से या थिंक, यहां पे लिख सकते हैं हम थिंक रैशनली, ठीक है। रैशनल तरीके से किसी काम को करना या सोचना। तो रैशनल की जब भी बात आएगी तो युक्ति की बात आएगी, युक्ति की बात आएगी, बुद्धि की बात आएगी, विचार की बात आएगी, यानी सोच समझ की बात आएगी कि किसी भी काम को करने से पहले हम कार्य को सोच समझ कर करते हैं, तर्क से करते हैं, युक्ति से करते हैं, विवेक से करते हैं, विचार से करते हैं। दैट इज नोन एज विवेकीकरण या रैशनलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो विवेकीकरण सिंपल अगर हम बोले तो विवेकीकरण का अर्थ उद्योगों से संबंधित समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण दृष्टिकोण को बताता है, ठीक है। रैशनल तरीके को बताता है, यानी थिंक रैशनली कहने का मतलब है आप सिंपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में या संस्थान में जब आप काम कर रहे हैं तो काम तो करते हैं, तो आप ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। whatever the techniques we are using in any production process should be based on logic और rational, ठीक है। सिंपल रैशनल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम कोई भी काम को करते हैं तो विवेक और बुद्धि और विचार से जब सोच समझ के करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। जब आप किसी भी काम को सोच विचार के करोगे तो आप प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो कि हम क्या इसका गुड इफेक्ट है या बैड इफेक्ट है। तो यू कैन टेक द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, यानी जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब का हम डिसीजन ले सकते हैं। सिंपल। तो अब आपको रैशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइजेशन अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो रैशनलाइजेशन इज अ मूवमेंट टू एलिमिनेट वेस्ट and inefficiently scientifically and logically by some sorts of joint action between all the firms within one industry। यानी हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि युक्ति पूर्वक काम करना, विवेक से काम करना, युक्ति से काम करना, जिससे हमारी रिसोर्सेस की बर्बादी कम हो और जो भी हमारे यहाँ लेबर वर्कफोर्स काम कर रहा है उसका प्रॉपर हम उसका इस्तेमाल कर सके, यानी उसको सही काम में हम लगा सके, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस राइटर्स ने दिए हैं। जैसे आपका उर्विक ने दिया है, एल नाम है, एल उर्विक नाम है। फिर E.A.G. रॉबिन्सन ने दिया है, फिर सैब्रिन फ्लोरेंस ने दिया है। तो सबने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, बट जब हम ओवरऑल एक डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप ये डेफिनेशन जो है शॉर्ट में जान सकते हो या इसके बारे में समझ सकते हो कि rationalization refers to or means, it means भी लिख सकते हो। rationalization refers to the organization rationalization refers to the organization and reorganization भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम टाइम टू टाइम चीजों में बदलते रहते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ कहने का मतलब है कि चेंजेस करते रहते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
reorganization of relationship between the firm and industry। ठीक है, एंड इंडस्ट्री कहने का मतलब है, सिंपल समझिए, किसी भी टेक्निक पर आप काम कर रहे हैं, आप रैशनल तरीके से सोच रहे, समझ रहे, ठीक है, लेकिन हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो यहाँ रीऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइजेशन क्यों आ रहा है वर्ड? क्योंकि हम टाइम टू टाइम चीजों में कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। आप कभी कभी किसी रास्ते से जाते हो और आपको लगता है कि ये रास्ता जो है सही नहीं है या टाइम टेकिंग है, तो आप इस रास्ते को चेंज करते हो, है ना। तो कोशिश करते हो कि वैसी टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा कोई भी काम ज्यादा टाइम टेकिंग न ले, यानी ज्यादा समय की बर्बादी नहीं हो, रिसोर्सेज की बर्बादी ना हो, ओवरऑल दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। अब डिफरेंट डेफिनेशन में, लाइक ये रॉबिन्सन का डेफिनेशन है, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दिया, रैशनलाइजेशन रिफर्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड एन इंडस्ट्री। यानी आज फर्म और इंडस्ट्री के बीच के रिलेशन को बताता है कौन? रैशनलाइजेशन, कि whatever the things are right और whatever the things are wrong। आज आप किसी भी तरीके से जब काम करते हो, विवेक बुद्धि से काम करते हो, तो आप देखते हो कि कहां पर हमें, कहां पर क्या बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि हम प्रॉपरली काम कर पाए और हमारे जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं वो अचीव हो पाए विद इन दैट टाइम पीरियड। गोल एंड टारगेट विद इन दैट टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी जो भी हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन के बाद हम कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रैशनलाइजेशन, तो हम इसके कुछ फीचर्स को भी जान लेते हैं कि रैशनलाइजेशन के फीचर्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पहला है आपका प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल समझिएगा, रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, यानी पुनर्निर्माण की योजना, ठीक है। किसकी बात हो रही है? पुनर्निर्माण की योजना की बात हो रही है। यानी आज जब आप कोई भी काम करते हो तो सब चीज की एक योजना बनाते हो। योजना मतलब सिंपल समझिएगा कि प्लानिंग करते हो चीजों को लेके आप प्लानिंग करते हो कि कौन सा काम हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और किसके हेल्प से करेंगे। तो आज विवेकीकरण उद्योग के पुनर्निर्माण की योजना को बनाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? सिंपल, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो वैसी योजना बनाता है जिसमें हमारे संसाधनों की बर्बादी कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यानी उत्पादन कर सके, यानी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल कर सके जिससे कि हमारे संसाधनों की बर्बादी कम हो, ठीक है। तो ये था आपका पुनर्निर्माण की योजना बनाना। उसके बाद क्या है? सेकेंड पॉइंट आपका है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस मतलब होता है व्यापक विधि, ठीक है। क्या होता है? व्यापक विधि की बात हो रही है। व्यापक विधि आप समझ में आती होगी आपको बात, जब हम व्यापक विधि की बात करेंगे तो यानी हम जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जिस भी टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी प्लान और पॉलिसीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम डिटेल में समझाते हैं, बनाते हैं या बताते हैं और उस टेक्निक पर हम काम करते हैं, दैट इज नोन एज व्यापक विधि और इट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। यानी अगर आप व्यापक की बात करिए तो जिसका प्रयोग केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, जबकि अगर हम वाणिज्य की बात करें, उद्योग की बात करें, व्यापार की बात करें या ट्रेड की बात करें या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करें तो सारे आ जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस में। कि मतलब हम सारे डिपार्टमेंट्स, जिसमें कि आपका अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट की भी हम डिस्कस करेंगे,
मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का भी हम यहीं पे डिस्कशन करेंगे, या फाइनेंस है तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी बात करेंगे। तो ऑल आर द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, यानी ओवरऑल हम सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, इसीलिए इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस भी कहा गया है। किसको? तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेशनलाइजेशन, यानी विवेकीकरण की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड है, इट इज अ मैक्रो अप्रोच। इसको मैक्रो अप्रोच क्यों कहा गया है? क्योंकि आप बेसिक सिंपल डिफरेंस जानते हो, ठीक है, आप सिंपल डिफरेंस जानते हो कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है ये आपको पता है। अगर हम माइक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो यानी हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। बट जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो इज द स्टडी ऑफ होल सोसाइटी, है ना, होल नेशन, होल कंट्री। तो जब हम होल नेशन की बात करते हैं तो सिंपल समझिएगा कि मैक्रो वर्ड जो है, MACRO, मैक्रो जो है वो होल को डिनोट करता है, कि सिंपल यहाँ हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस और वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्थान में, आप किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी भी तरह के फर्म टाइप्स में आप बिजनेस टाइप्स में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैक्रो जब भी वर्ड होगा तो यानी उसके ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स की बात होगी, यानी मैक्रो वर्ड ही आ गया तो इट इंडिकेट होल डिपार्टमेंट्स। यानी अगर आपके यहाँ 5 डिपार्टमेंट है तो पांचों डिपार्टमेंट को आपको रेशनल तरीके से सोच समझ के काम करना और रेशनल तरीके से डिसीजंस लेना, ऑल आर द पार्ट ऑफ मैक्रो अप्रोच। क्लियर है सबको? आपको पता है कि मैक्रो मतलब क्या होता है, तो हम लोग व्यापक के सेंस से ही बोलते हैं। और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो बेसिक डिफरेंट डिटेल में जाइएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है डिटेल, अच्छे से उसको समझाना, डिस्क्राइब करना, डिटेल में समझाना कि कौन सा काम हम कब करेंगे, कैसे करेंगे और किसके हेल्प से करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, इट एम्फसाइज ऑन मॉडर्न रिसर्च, ठीक है, मॉडर्न रिसर्च पर भी ये ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है? मॉडर्न रिसर्च एंड इन्वेंशंस। ये तो आपको पता है कि टाइम टू टाइम हमको कुछ ना कुछ इन्वेंशंस, कुछ इनोवेशंस करने पड़ते हैं और करते रहते हैं हम। आधुनिक शोध, मॉडर्न रिसर्च मतलब होता है आधुनिक शोध और आविष्कारों पर बल देता है, ठीक है। सिंपल समझिएगा किसी भी आप मशीन के हेल्प से कोई भी चीज को काम कर रहे हो, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस चला रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल समझिए, पहले क्या था, पहले हाथ की मशीन से हम काम करते थे, धीरे धीरे चेंजेस हुआ, फिर पैर की मशीन आई और अब क्या हो गया, अब ऑटोमेटिक मशीन आ गई हैं। हर चीज की ऑटोमेटिक मशीन है ना, आप सब कुछ उस पर डाल दो, प्रॉपर पुट कर देते हो और सारा काम होके हो जाता है क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब हम मॉडर्न रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में आप बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हो। आप सिंपल एग्जांपल से समझो, लाइक वॉशिंग मशीन, है ना, पहले आपको उसमें टच करना पड़ता था चीजों को, जो भी आप इस्तेमाल करते थे, सबके घर है, बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें सबके घर रहती है, इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जो आपको इजीली समझ में आए। बट अब ऑटोमेटिक्स में क्या है, आप सारी चीजें रख देते हो और उसको स्विच ऑन कर देते हो, वो थोड़ी देर बाद अपने आप सारा काम कंप्लीट हो जाता है, बस आपको निकाल के अपना काम कर लेना होता है। तो दैट इज नोन एज मॉडर्न रिसर्च। वैसे ही जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस भी मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उनका पूरा एक प्लांट होता है जो कि ऑटोमेटिक बेस्ड होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो टाइम टू टाइम बहुत सी कंपनीज जो है वो रिसर्च कर रही हैं और इसीलिए ये नए नए तरह के इन्वेंशंस हो रहे हैं या हमारे समाज में, मार्केट एरिया में बदलाव हो रहे हैं जो कि हमें कॉम्पिटिशन्स को फेस करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्लियर होगा आपका कि मॉडर्न रिसर्च और इन्वेंशंस में क्या आ जाएगा, यानी आधुनिक शोध, समय समय पर शोध करना और आविष्कारों पर बल देना, यानी कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ नया आ रहा है, जो भी आविष्कार हो रहा है तो उन पे भी बल देना, ठीक है।
उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आधारभूत परिवर्तन यानी बेसिक चेंजेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बेसिक चेंजेस की बात हो रही है। और बेसिक चेंज बोलिए या बेसिक चेंजेस की बात हो रही है तो सिंपल समझिएगा, बेसिक चेंजेस की जब भी बात होगी तो आज जो हम अपने संगठन में, किसी भी संगठन में जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ जो हम बदलाव करते हैं वो बेसिक चेंज का हिस्सा है। हो सकता है कि अभी कंट्रोलिंग पावर, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी के हाथ में कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन कुछ दिन बाद कोई पर्सन चेंज हो जाए तो उसका कंट्रोलिंग पावर किसी और के हाथ में हो जाए। तो बेसिक चेंज, वैसे हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ बेसिक चेंजेस। संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, कंट्रोल की बात करें या गोल्स की बात करें तो गोल्स भी हमारे चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल समझिए, मेन गोल्स हमारा क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन टू अर्न प्रॉफिट के साथ प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी और प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट टू कस्टमर भी है हमारा, है ना। आज अगर आप सिर्फ प्रॉफिट टारगेट कर लोगे तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, आपको कस्टमर को भी सैटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो बेसिक चेंज यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है या बदलाव हम कर रहे हैं तो हम किस आधार पर कर रहे हैं? विवेक और बुद्धि से कर रहे हैं कि जो हमारे फर्म्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक एम्फसाइज ऑन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड गेन्स इकोनॉमी, यानी सिंपल समझिएगा, रैशनलाइजेशन ऐसा है, ऐसी चीज है जो भी हम काम कर रहे हैं विवेक बुद्धि से कर रहे हैं जिसमें हमारे रिसोर्सेस की बर्बादी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे जो एलिमिनेट वेस्ट, ये हमारे क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी बचाता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों की बर्बादी ना हो। इसीलिए यहाँ पर ये हमको एक तरह से एक अच्छी तरीका बताता है, चीजों का, रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका बताता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट मेक बैलेंसेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिमांड। आज हम उत्पादन और मांग में एक संतुलन बना के रखते हैं, है ना। कैसे? अब आप सिंपल समझिए कि मार्केट में अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन आप ज्यादा करिएगा, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट की तो आप प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं करिएगा। तो हम दोनों के बीच में एक बैलेंस का बनाना, एक बैलेंसिंग का बनाना बहुत जरूरी है। तो इट मेक बैलेंस और बैलेंसेस बिटवीन डिमांड एंड प्रोडक्शन, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई भी बोल सकते हैं एंड डिमांड एंड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि जैसी हमारी मार्केट की डिमांड होती है उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट की डिमांड नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, बहुत से ऐसे टाइम में, जैसे लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड पेंडेमिक के समय हमारे मास्क का, सैनिटाइजर का यूज बहुत था, तो चीजों को प्रोडक्शन भी हमने बहुत क्वांटिटी में की थी, ज्यादा क्वांटिटी में की थी और मार्केट की डिमांड भी ज्यादा थी और मार्केट की डिमांड इतनी थी कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो इस दोनों में एक बैलेंस का बनाना, बहुत बैलेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है। तो ये रैशनलाइजेशन के हेल्प से इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है अदर फैसिलिटीज बोल लीजिए या अदर एडवांटेज बोल लीजिए। अब अदर एडवांटेज में क्या क्या आ जाएगा? अदर एडवांटेज में यही आ जाएगा कि सिंपल समझिएगा, आप कहीं भी किसी भी फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अदर एडवांटेज में आप अपने एम्प्लॉय की इफिशियंसी को देखिएगा। आप एम्प्लॉय की इफिशियंसी को क्यों देखिएगा? क्योंकि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जो भी आपको गोल और टारगेट दिए गए हैं, तो विद इन दैट टाइम पीरियड आपको उसको कंप्लीट करके देना है। विद इन दैट टाइम पीरियड आपको उस काम को कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ तभी इफिशियंसी की बात हो सकती है कि हमारे लेबर वर्कफोर्स की इफिशियंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो भी हमारे गोल्स और टारगेट्स हैं वो एकम्प्लिश हो पाए।
ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि हम अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल करें। टेक्निक का हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी रिसोर्सेज की बर्बादी कम होगी और रिसोर्सेज की बर्बादी कम होगी, और सही समय पर हम अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चला रहे हैं तो हम सही समय पर अपने प्रोडक्शन को ऑन टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अदर एडवांटेज की जब आप बात करिएगा तो आप पहले छोटे स्केल पे काम करते हो। जब आप रैशनल तरीके से चीजों को धीरे धीरे बचाते आप एक बड़े एरिया को भी कवर करते हो। ठीक है। तो जब आप रैशनली चीजों को सोचोगे, कस्टमर्स के बारे में सोचोगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचोगे, तो सारी चीजें आ जाएंगी अदर एडवांटेज। अदर एडवांटेज की बात जब भी आएगी तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ओवरऑल सबकी बात होगी। ओवरऑल प्रोड्यूसर की बात भी होगी, कंज्यूमर की बात भी होगी, नेशन की भी बात होगी, यानी कंट्री की भी बात होगी। अब आपको इसी में आगे पढ़ना है कि रैशनलाइजेशन के हेल्प से किसको किसको बेनिफिट्स है। तो कंज्यूमर को भी है, प्रोड्यूसर को भी है, और आपका नेशन कंट्री बोल लीजिए और सोसाइटी भी बोल सकते हैं। तो आपके नेशन को भी बेनिफिट्स है विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन, एंड रैशनलाइजेशन व्यू ऑफ पॉइंट्स है, सोसाइटी को भी हमारा एडवांटेज है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इतना ही देखते हैं कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन एंड इट्स फीचर्स। तो ये यहाँ तक आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, यू कैन आस्क, you can message me or you can ask any questions related to rationalization and its features. Thank you and have a nice day.